नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम सुनीता उपन्यास के दो और प्रमुख पात्र हरिप्रसन्न और सत्या के विषय में बात करेंगे। तदुपरांत हम उपन्यास की संवाद योजना और भाषा शैली की भी चर्चा करेंगे। चरित्र एक संश्लिष्ट इकाई है और इसमें विरोधी तत्वों का समवाय रहता है। इस दृष्टि से हरिप्रसन्न सुनीता उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। चतुर, कर्मण्य, सप्राण, अजय व्यक्तित्व से युक्त हरिप्रसन्न एक ऐसा युवक है जो हमेशा व्यस्त रहता है, दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहता है। उसके जीवन में स्नेह का अभाव है और इसीलिए उसका विकास किसी भी सामान्य व्यक्ति के विकास से भिन्न है। अपने विद्रोही, अहंकारी स्वभाव के कारण वो अपने पिता के घर में भी बहुत समय तक टिक कर नहीं रह पाता। बालक, किशोर अवस्था, युवावस्था, गृहस्थ इत्यादि विभिन्न सोपानों से उसका परिचय नहीं था। प्रारंभ से ही विद्रोही स्वभाव का था। किसी का एहसान हरिप्रसन्न नहीं मानता था और ना ही अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आधिपत्य ही उसे स्वीकार था। इसीलिए वो हमेशा एकाकी जीवन जीने के लिए विवश रहता है। लेखक ने इस संदर्भ में लिखा है, हरिप्रसन्न का चेहरा कुछ नुकीला और काया स्वल्प थी। छुटपन से वह अपने पिता के घर से तोड़कर भाग आया था और जहां हो जब हो अपने लिए जगह बना लेने के विषय में वह बेफिक्र रहता था। वह वृत्ति से कुछ संदेशशील, चतुर, कर्मण्य, कुशल, तीक्ष्ण बुद्धि और परिस्थिति से असंपन्न था। वह अत्यंत परार्थ तत्पर था, पर वह स्वयं खटाई में ना पड़ता था। जीवन के संबंध में वह हिसाबी था, पर स्थूल हिसाब पर ना चलता। वह अपने दिए पैसे और लिए पैसे नहीं भूलता था, पर ऐसी बात कभी मुंह पर भी नहीं लाता था। वह किसी से लड़ नहीं सकता था क्योंकि सबसे बना सकता था और कोई सिद्धांत उसके निकट ऐसा अंतिम और ऐसा अपना ना था कि उसको लेकर किसी से उलझन की धुन उसमें चढ़े। हरिप्रसन्न अवसरवादी व्यक्ति है, किंतु वे किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। मध्यम मार्ग अपनाकर अपना रास्ता आगे निकाल लेता है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय है और इसीलिए वे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने लिए मार्ग, अपने लिए उपाय निकाल ही लेता है। स्वयं ना तो किसी परिस्थिति से घिरता है और ना ही परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देता है। उसमें एक ऐसी व्यवहारिकता है जिससे वे सभी प्रकार के लोगों के साथ एक अच्छा संपर्क स्थापित कर लेता है। हरिप्रसन्न शिक्षित है, क्रांतिकारी दल का नेता है और परिवार से अलग रहने के कारण घोर अर्थाभाव में अपना जीवन व्यतीत करता है। अपने विषय में वह किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता, सामान्यतः मौन साध लेता है। क्रांतिकारी दल का नेता होने के कारण उसकी वेशभूषा और विचारधारा तदनुरूप है। लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछ, लंबा कुर्ता, मोटी धोती और पैरों में चप्पल। ऐसी वेशभूषा हरिप्रसन्न को सामान्य लोगों से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है। वह धनाढ्य व्यक्तियों को दूसरों के धन का अपहर्ता समझता है और निम्न कोटि के व्यक्तियों को वो उस धन राशि का असली हकदार मानता है। सुनीता को सारा कार्य स्वयं करता देखकर उसकी विचारशीलता में, उसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है और वह श्रीकांत को नौकर रखने की सम्मति दे देता है। अपने प्रारंभिक जीवन में
प्रेम की भावनाओं से अछूता हरिप्रसन्न नारी के प्रति हमेशा एक शंका रखता है। नारी को रहस्यमयी मानता है और उससे सदैव बचता फिरता है। वह जीवन की हर परिस्थिति में शॉर्टकट अपनाने का मार्ग तलाशता रहता है, उसकी खोज करता रहता है। चाहे वह क्रांति का मार्ग हो, चाहे जीवन का मार्ग हो, चाहे नारी संपर्क का मार्ग हो, इस दृष्टि में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए वह किसी से भी प्रेम करने में कतराता है। काम कुंठा उसको मानसिक उद्वेलन से इतना भर देती है कि वह कहीं कहीं हमें सनकी सा लगने लगता है। उसका ये सनकीपन उसका स्वभाव बन जाता है। ये नहीं है कि वह अपनी बेचैनी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, किंतु किसी पर विश्वास नहीं रखता और इसीलिए वो अपने विषय में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी मानसिकता के बारे में, अपने मनोभावों के बारे में प्राय मौन रहता है। हरिप्रसन्न सशक्त कांति का समर्थक है, बाहर से कोमल, अंदर से विध्वंसक। सुनीता से मिली हुई थोड़ी सी सहानुभूति, अपनापन उसे अपनी कठोरता कम करने में सहायता देती है। हरिप्रसन्न सुनीता के आकर्षण में बद्ध सोचने लगता है, विवाह और पत्नित्व ऐसी क्या वस्तु है कि स्त्री अपना नाम भी खो दे और अमुक एक पुरुष के नाम को अपने ऊपर छत्र की भांति लेकर उसके नीचे उसकी संपत्ति हो रहे। आत्मपीड़न का आधिक्य हरिप्रसन्न के आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों को असंतुलित कर देता है। वह ऊपर से सामाजिक दिखता है, किंतु अंदर से वो नितांत अकेला है, किसी पर विश्वास नहीं करता और इसीलिए अपने दोस्तों में रहते हुए भी वो एक प्रकार से उनसे अपरिचित ही बना रहता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास भी दिखाई देता है। श्रीकांत उसकी असमानता, असामाजिकता को दूर करने का भरसक प्रयास करता है और इसलिए अपनी पत्नी को एक प्रकार से मोहरा बनाकर प्रयोग करता है। श्रीकांत के अनुसार हरिप्रसन्न के जीवन में प्रेम का अभाव है और यदि इस अभाव की पूर्ति हो जाए तो वह क्रांतिकारी दल से अपना मोह हटा लेगा और जीवन को सामान्य रूप से जीने लगेगा। श्रीकांत हरिप्रसन्न को लिखता भी है, मुझे आशा है तुम अभी तक अकेले ही हो। क्या तुम अपने अकेलेपन में अपने को कभी भूखा नहीं पाते? अगर पाते हो तो उसका इंतजाम करने की भी कुछ सोचते हो, या उस भूख पर विजय पाना तुमने अपना धर्म बना छोड़ा है? वो चाहता है कि हरिप्रसन्न भी सामान्य सामाजिक व्यक्ति की तरह अपनी घर गृहस्थी को बना ले, किसी के साथ विवाह करे, प्रेम पूर्वक रहे और इस क्रांतिकारी मार्ग को छोड़ दे। हरिप्रसन्न सुनीता को पहली बार देखते ही उसके अपूर्व सौंदर्य एवं सीधे सरल निष्कपट व्यवहार के प्रति आकृष्ट हो जाता है। उसकी सुषुप्त यौन कामना जागृत हो जाती है, किंतु श्रीकांत की पत्नी के रूप में वह उसे केवल और केवल भाभी के रूप में ही स्वीकार कर पाता है। वह सोचता है, सुनीता के सानिध्य से उसके चित्र को और इंद्रियों को अद्भुत उत्साहट और विचित्र तृप्ति मिल रही है, मानो सुनीता की शक्ति दुर्निवार रूप से उसके निकट प्रमाणित हो रही हो। सुनीता की आकर्षण की अजेयता पर वह सुखी है। वह सोचता है जो चाहिए वह यही है। जैनेन्द्र जी ने अपने चरित्रों को उद्घाटित करने के लिए कतिपय विभिन्न विधियों का अवलंब लिया है, जो मनोवैज्ञानिक न होने पर भी प्रभावी है। हरिप्रसन्न फोटोग्राफी और चित्रकला में दक्ष है, अतः जब वो सुनीता का फोटो देखता है तो उसको सुधार कर और सुंदर बनाने का उपक्रम करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुनीता की सुंदर फोटो के साथ
श्रीकांत की फोटो फोटोग्राफर की भूल के कारण अपनी सारी सुंदरता खोकर भद्दी लग रही है। वह हरिप्रसन्न को खलने लगता है और वो सुनीता को आग्रह करता है कि वो उसकी फोटो लेकर एक दिन के लिए चला जाए और अगले दिन उसको सुधार कर और सुंदर बनाकर उनके लिए ले आए। वह ओ तू चित्र के माध्यम से अपनी वासना को प्रतिबिंबित करना चाहता है। यह प्रतीकात्मक है। इसमें तू नारी का प्रतीक है। अंधेरे में खड़ा हुआ पुरुष कुछ कहना चाहता है, किंतु वह क्या कहना चाहता है, किससे कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, यह स्पष्ट नहीं है। कलात्मक दृष्टिकोण का होने से हरि की लिखावट भी सुंदर है, जो उसकी कलात्मक अभिरुचि को प्रकट करती है। वह सुनीता की किताबों पर उसके नाम को बहुत सुंदर अक्षरों में लिखता है। उसके पूर्व श्रीमती शब्द लिख देता है और सभी कार्यकलाप उसके अवचेतन में दबी हुई वासना और उसकी इच्छाओं को चेतन स्तर पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीकांत सुनीता सत्या के साथ मीराबाई पिक्चर देखने के लिए जाता है, जहां सुनीता का स्पर्श हरिप्रसन्न की दमित काम वृत्तियों को सचेत कर कर्म रूप में परिणत कर देता है। उसका मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से उलझने लगता है। वह सोचने लगता है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इस जीवन में चलकर पहुंचना कहाँ है, किससे भागना है और किस ओर भागना है, नाते क्या है, विवाह क्या है, और ये कमबख्त क्या चीज है जिसको प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा बांध ले, पर जो वैसे ही ना बन सका जैसे वृक्ष से आंधी नहीं बन सकती। वह क्या है, वह कौन है। श्रीकांत की अनुपस्थिति में अपना पूर्ण चित्र दिखाने के लिए हरिप्रसन्न अचानक सुनीता के कमरे में चला जाता है। उसके सद्य स्नात गिले खुले बाल और अर्ध वेश विन्यास से फूटते सौंदर्य को देख वह अपना आपा खो बैठता है, वासना से भर उठता है। वह एकाएक उसे क्रांतिकारी दल के युवकों की प्रेरणा स्रोत रण देवी दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आतुर हो उठता है। वह सोचता है, सुनीता आज घर की गृहिणी है, ये रण की देवी दुर्गा क्यों ना बने। पौरुष कहां से सांस लेता है, युवकों में कहां से स्फूर्ति भरनी होगी, वे कहां से मदद पाएंगे, जीवन की स्पृहा उनमें कैसे जागेगी। उसके लिए एक नारी की आवश्यकता है। हाँ, नारी, वह देवी हो या चंडी हो, वह माया हो। कर्तव्य से नहीं आएगा उल्लास, उल्लास जागेगा माया के आकर्षण से। माया भोग्य नहीं है, माया मरीचिका है। वह मायामयी नारी घर में ही क्यों, वह विस्तृत क्षेत्र में क्यों नहीं, वह भाभी ही क्यों, अरे वह ध्वजा धारणी क्यों नहीं। इस प्रकार से वह सुनीता को क्रांतिकारी दल में सम्मिलित करना चाहता है। सुनीता का समर्थन पाकर वो बड़ी आसानी से उसे इस बात के लिए मना लेता है कि सुनीता उसके साथ जंगल में जाए और जाकर क्रांतिकारी दल के साथ अपनी बातों को, अपनी प्रेरणा को, अपनी स्फूर्ति को उन युवकों में भी दे जो युवक क्रांति की राह पर चल चुके हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरिप्रसन्न यहाँ आकर सुनीता को केवल और केवल अपने दोस्त की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। हरिप्रसन्न सुनीता के आकर्षण में बंध जाता है और उसे लगता है कि विवाह केवल ऐसा क्यों है
जो एक ही व्यक्ति के साथ बंध कर रहे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो उन्मुक्त क्षेत्र में अपने प्रेम का विस्तार कर सके। सुनीता उसके साथ फिल्म देखने जाती है और कुछ देर फिल्म देखने के उपरांत जंगल में चली जाती है। जंगल के घनघोर अंधकार में सुनीता को पूरी तरह से पाने की लालसा हरिप्रसन्न के मन में जाग उठती है। उसका विवेक, उसका अहंकार एक तरफ हो जाता है और वो सुनीता को पाने के लिए आगे बढ़ता है। सुनीता उसके मनोभावों को समझकर अप्रत्याशित रूप से उसके सामने समर्पण के लिए खड़ी हो जाती है, जिससे हरिप्रसन्न हतप्रभ हो उठता है। उसका विवेक और अहंकार जागृत हो उसकी चेतना को झकझोरने लगता है। उसके पास अपनी काम तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर और अवकाश था, किंतु अंतर्मन की जकड़न उसे ऐसा करने से रोकती है। पराजित, लज्जित, वो सुनीता से याचना करने लगता है, अपनी सोच पर शर्मिंदा होता है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय उसकी इस पलायन वृत्ति को विपर्यस्त की स्थिति मानते हैं। उनके अनुसार सुनीता के नग्न शरीर के दर्शन मात्र से ही हरिप्रसन्न को पूर्ण तृप्ति हो जाती है। रहस्य का केंद्र उनके लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ था। वह उसके सामने खुले रूप में प्रकट होते ही उसकी सारी की सारी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सुनीता द्वारा सत्या से विवाह करने का प्रस्ताव भी वह स्वीकार नहीं करता। उसके मनोमस्तिष्क में अपनी भावी पत्नी के लिए एक काल्पनिक चित्र था। वो सोचने लगता है, उस पत्नी से क्या होगा जो खाली पतिव्रता हो। मुझे चाहिए एक प्रतिमा की जो पतिव्रता चाहे ना हो वह अटूट हो, जो विपत्तियों में ऐसे चमके जैसे घोर घर में बिजली। मुझे माता भी चाहिए, मुझे दासी भी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक चाहिए मुझे एक स्फूर्ति की मंत्र हो जिसमें प्रेम इतना हो कि हिंसा से वह डरे नहीं, जो लाल लहू बहता देखे बहने दे, पर शांति का स्वप्न जिसका अखंड रहे, जो पताका उठाए और युवक जिसके पीछे लहू की नदियां पार करते हुए चले जाए। इस प्रकार से हरिप्रसन्न नारी को योग्यताओं के पुंज के रूप में देखता है। वह पत्नी के रूप में गृहिणी के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय स्त्री की अपेक्षा करता है। अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली स्त्री को अपने जीवन में चाहता है। उसका यह विचार भी नितांत अव्यवहारिक और काल्पनिक है। आत्म पीड़न का प्राबल्य उसके बुद्धिजन्य तनावों को समाप्त कर देता है। सामान्य स्थिति में आते ही वह अलक्षित गंतव्य की ओर चल पड़ता है। उसके क्रांतिकारी दर्शन की अंतिम परिणति इस प्रकार शून्य ही रहती है। उपन्यास की एक और पात्रा सत्या है। सत्या उपन्यास में गौण पात्रा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। इसे अगर हम उपन्यास से निकाल भी दें तो उपन्यास की कथा वस्तु पर, उपन्यास के विकास पर कहीं पर भी कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देगा। सुनीता की छोटी बहन सत्या 12वीं कक्षा की छात्रा है, कुशाग्र बुद्धि से युक्त है, वायलिन बजाने में निपुण है। उसमें आयु जनित अपरिपक्वता भी हमें दिखाई देती है। वह हरिप्रसन्न से पढ़ना नहीं चाहती, इसीलिए अपनी पुस्तकों को फाड़ देती है। कालांतर में हरिप्रसन्न के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, उसके प्रति आकृष्ट होती है, किंतु किताबों की अलमारी में रखी पिस्तौल को देखकर डर जाती है। और बाद में जब वो ये देखती है कि उसकी बहन हरिप्रसन्न के ओर
आकर्षित हो रही है, उससे उसका मेल जोल ज्यादा बढ़ रहा है, तब वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा लेती है। श्रीकांत की योजना से अनभिज्ञ होने के कारण उसे सुनीता का हरिप्रसन्न के साथ रात को बाहर जाना भी उचित नहीं लगता, किंतु बहन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण वह सबसे उसकी इस बात को छुपा कर रखती है। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी अपनी बहन की रात को घर में ना होने की बात को रहस्य बनाकर रखती है। बहन की गृहस्थी में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए सत्या श्रीकांत को फल की दुकान से अपने घर में ले आती है, आग्रह पूर्वक रात को वहां रुकने का दबाव डालती है, जिससे जब श्रीकांत अपने घर जाए तो उसे सुनीता की अनुपस्थिति का पता न चले। उसके माध्यम से लेखक ने एक प्रकार से वातावरण में फैले हुए तनाव को दूर करने का प्रयास किया है। सुनीता उपन्यास का प्रत्येक पात्र प्रेम के लिए संघर्षरत दिखाई देता है। हरिप्रसन्न प्रेमहीन जीवन में इसलिए संसर्ग का आकांक्षी है, पर अपनी सच्चाई से भागता है। विवाहित सुनीता अपने पति के मित्र के प्रति आकृष्ट होती है, किंतु जब वह हरिप्रसन्न के साथ होती है तब वह अपने पति को याद करती है और उसके साथ होना चाहती है। इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं हरिप्रसन्न और श्रीकांत के मध्य हमें झूलती दिखाई देती है। डॉक्टर आदित्य प्रचांडिया के अनुसार जैनेन्द्र ने सुनीता में नारी के तन मन के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। विवाह बंधन के भीतर रहकर नारी क्या प्रेममयी मूल प्रकृति को कुंठित नहीं कर रही है? इतना ही नहीं, जैनेन्द्र ने सामाजिक प्रतिबंधों के साथ ही नर नारी के सहज आकर्षण को भी दिखाने का प्रयास किया है। सुनीता के लिए घर महत्वपूर्ण है और बाहर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पति भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके लिए प्रेमी महत्वपूर्ण है। वो दोनों में से किसी को भी अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहती है। प्रेम के रूप में व्यक्ति और विवाह के रूप में समाज के संघर्ष की समस्या को इस उपन्यास में बखूबी उठाया गया है। संवाद योजना की दृष्टि से यदि हम देखें तो दो व्यक्तियों की परस्पर वार्ता संवाद कहलाती है। पात्र का चरित्रोद्घाटन, कथा का विकास, वातावरण या परिप्रेक्ष्य का स्पष्टीकरण और लेखकीय मंतव्य को स्पष्ट करना या उसका प्रकाशन करना संवाद योजना के अभीष्ट होते हैं। संक्षिप्त, भाव प्रवण, परिस्थितियों पात्रानुकूल, सरस, रोचक संवाद पाठकों को अंत तक बांध कर रखते हैं। सुनीता उपन्यास में संवाद पात्रों की मनोव्यवस्था, उनकी मानसिकता, उनकी कुंठा, उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने में सफल है। जैनेन्द्र ने विवेच्य कृति में भावानुसार संक्षिप्त अथवा लंबे संवादों की नियोजना की है। उनके संवाद तार्किक हैं। दार्शनिक तत्वों से युक्त संवाद कहीं कहीं जटिल और बोझिल हो गए हैं। सामान्यतः जैनेन्द्र ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, किंतु सूक्ष्म भावों व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिक और सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग यथास्थान किया गया है। ऐसे स्थलों पर किंचित दार्शनिकता जन्य अस्पष्टता या जटिलता दिखाई देती है। कहीं कहीं सीधे सपाट वर्णनों में भी भाषागत सौंदर्य अपनी सुंदरता दिखाता है। विचार और तर्क से युक्त स्थलों पर भाषा भी अपने तेवर बदलती चली है। जैसे सबको अवकाश देने के लिए उद्यत वायु के प्रति क्या तलवार की धार में स्पर्धा हो सकती है? यह धार हवा को कैसे काटे? उसका पैनापन उस जैसी वस्तु के आगे मानो व्यर्थ हो जाता है। जो तीखी धार सब कुछ काट देगी, स्वच्छ तरलता को वहीं किसी दांत से काट सकती है। तीखेपन की पैने की स्पर्धा यही कुंठित होती है। उसका
अहम भाव यहीं आकर मानो शार हो जाना चाहता है। व्याकरणिक शुद्धता अशुद्धता की चिंता किए बिना जैनेन्द्र ने भाषा को भावो उपयोग से युक्त बनाया है। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ वो कहना चाहते हैं, यदि उनकी भाषा उनके पाठकों तक उनके मनोभावों को संप्रेषित करने में सफल रहती है, तो शुद्धता और अशुद्धता की उन्हें परवाह नहीं है। जहां कहीं भी भाषा में कुछ अनकहा छूट जाता है, वहां पाठक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। उनकी भाषा में हमें तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू के शब्द दिखाई देते हैं। तत्सम शब्दों में अनुप्रार्थी, अपेक्षणीय, स्वल्प को लिया जा सकता है। तद्भव शब्दों में कुनबा, बयार, बोझ, टटोलकर। देशज शब्दों में चिथड़ा, चिन्ह, बखेड़ा, ठिठोली। उर्दू के शब्द हैं हिम्मत, फौरन, रक्त, इंतजाम। अंग्रेजी के शब्दों का भी लेखक ने यथासंभव, यथास्थान, निसंकोच प्रयोग किया है। स्कीमिंग, कॉन्फ्रेंस, प्योरिस्ट और आइडिया। शब्द युग में भी स्थान स्थान पर अपनी छटा बिखेरते दिखाई देते हैं। घर गृहस्थी, हाल चाल, घूम घाम कर। लेखक ने सूक्ति वाक्यों से अपने उपन्यास को सौंदर्य प्रदान किया है। दूरी दृश्य में रुचिरता ला देती है। मृत्यु यदि सत्य है तो तभी जब जन्म उसके आगे है। वाक्यांशों के पुनरावृत्ति के द्वारा जैनेन्द्र जी ने अपनी भाषा की प्रभाव क्षमता को द्विगुणित किया है तथा संगीतात्मकता की भी सृष्टि की है। उदाहरण स्वरूप, मानो अपने भीतर की छल्लाहट को, उस अकारण अहेतुक खींच को वह इस प्रकार खींच निकालकर ध्वनि में मूर्त करके भेज देना चाहती है, कहीं दूर कहीं पार। ऐसे स्थलों पर पात्रों की दुविधाग्रस्त मानसिकता और आंतरिक पीड़ा को जैनेन्द्र जी व्यक्त करने में समर्थ हैं। दृष्टांत, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी उनकी भाषा को सौंदर्य सृष्टि प्रदान करता है। जैनेन्द्र पात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अपना कथ्य बनाया है और इसके लिए उन्होंने आत्मव्यंजक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, आज उसी स्टडी रूम में अपने बंडल के भीतर आदमी की जान लेने वाले इस्पात के रिवॉल्वर को दुबका रखकर वह फिर आ पहुंचा, नहीं जानता क्यों, और मानो वह अपने से लौटकर पूछना चाहता है, क्यों रे क्यों। प्रकृति चित्रण में सहज सरल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। जंगल में सपाट पत्थर पर गहरी निद्रा में मग्न सुनीता के सौंदर्य का वर्णन भी इसी सरल शैली में हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक और प्रतीक शैली के अतिरिक्त उपन्यास के प्रारंभ में लेखक ने श्रीकांत और हरिप्रसन्न के चरित्र के अंतर को तुलनात्मक शैली में लिपिबद्ध किया है। पत्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लेखक ने 2 पत्रों का उल्लेख किया है जो उन्होंने लाहौर से अपनी पत्नी को लिखा था। जैनेन्द्र के उपन्यास मनोवैज्ञानिक है, जिसमें वातावरण का स्वल्प अंकन पर्याप्त है। विवेच्य कृति में लेखक ने परिस्थिति जन्य अंतर्बाह्य वातावरण और परिवेश का अंकन किया है। सुनीता नारी पुरुष की अतिरिक्त काम वासना को दार्शनिक आवरण में प्रस्तुत करने वाली, उनके मानसिक तनाव और अंतर्द्वंद को उद्घाटित करने वाली मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक कृति है। इसमें पति पत्नी के संबंधों को भी एक नए रूप में लेखक ने अंकित करने का प्रयास किया है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहा है। जैनेन्द्र जी के मत में प्रेम जीवन में एक नया आलोक, एक नया वेग और उल्लास की सृष्टि करता है। लेखक का ध्येय मात्र कथा का कथन करना नहीं था, वह व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करना चाहते थे और उनका यथोचित यथासंभव समाधान भी प्रस्तुत करना चाहते थे।
उन्होंने मनुष्य और उसके जीवन में गहराई से जाकर उसको देखा था, परखा था, सिद्ध किया था कि घटनाएं मनुष्य के स्वभाव को और उसके आचरण को ही प्रभावित नहीं करती, अपितु मानव मन की संकुल तरंगों को भी उसकी निर्णायक बनकर सामने आती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैनेन्द्र जी का ये उपन्यास सुनीता कई मायनों में अपने आप में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसमें हम जैनेन्द्र जी की विचारधारा को भी स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध होता देख सकते हैं। धन्यवाद।